दोस्तों, आपने कई अजीबोगरीब बॉर्डर्स के बारे में सुना होगा। दुनिया भर की बात ना ही करें तो भारत और बांग्लादेश के ही बॉर्डर में हमें कई ऐसे इलाके दिखते हैं जिनका बॉर्डर अलग तरीके से खींचा हुआ है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में भी ऐसा ही कुछ है, जहां लोग रहते भारत में लेकिन उनके खेत पाकिस्तान में है और वो लगातार बॉर्डर पार करते हुए हर रोज वहां जाते हैं। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे बॉर्डर्स भी हैं जो ना सिर्फ नायाब हैं, लेकिन उन्होंने कई तरह की पॉलिटिकल समस्याओं को भी जन्म दिया है। और आज ऐसे ही कुछ बॉर्डर्स पर हम नजर डालने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बॉर्डर्स कौन से हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोरक्को बर्न वॉल हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है, इसे मोरक्को बर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। इस बॉर्डर के बारे में काफी चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं। और सबसे पहली तो ये कि ये जिन दो देशों के बीच में है उनमें से एक देश को कुछ लोग देश ही नहीं मानते। हम विस्तार से समझाते हैं। ईस्ट अफ्रीका में एक देश है मोरक्को, और मोरक्को के पास वाली जमीन पर स्पेन का कब्जा है। इन दोनों देशों के बीच एक क्लियर बाउंड्री थी जो आज भी एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। 1975 में स्पेन ने इस इलाके से अपना कब्जा छोड़ दिया और ये देश आजाद होकर वेस्ट सहारा बन गया। लेकिन मोरक्को को ये बात पसंद नहीं आई। मोरक्को के हिसाब से वेस्ट सहारा अलग देश नहीं है बल्कि मोरक्को का ही एक हिस्सा है। पर यहाँ के लोग खुद को आजाद घोषित कर चुके थे और यहाँ से शुरू हुई प्रॉब्लम। मोरक्को ने इस देश के अंदर अपनी सेना भेज दी और यहाँ पर एक 3000 किलोमीटर की एक सैंड वॉल बना दी। ये वॉल अब वेस्ट सहारा को दो हिस्सों में काटती है। इस वॉल के एक तरफ 80% वेस्ट सहारा है जो इस वक्त मोरक्को के कब्जे में है, और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट वेस्ट सहारा है जहां पर वेस्ट सहारा की सारी पॉपुलेशन रहती है। मोरक्को ने इस वॉल पर अपनी मिलिट्री तैनात करके रखी हुई है ताकि कोई आदमी इस बॉर्डर को क्रॉस न कर पाए। इसीलिए यहाँ पर लैंड माइन्स भी बिछाई गई हैं। इसे दुनिया की सबसे लंबी लैंड माइन फील्ड भी कहा जाता है। मोरक्को को जो कुछ भी चाहिए था वो उनके कब्जे वाले इलाके में हेज यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, और वो इन्हें वेस्ट सहारा के लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। काफी वक्त तक इंटरनेशनल कम्युनिटी मोरक्को के इस इल्लीगल कब्जे के खिलाफ थी, लेकिन फिर ट्रंप ने मोरक्को के साथ ये शर्त रखी कि अगर वो इजराइल से अपने रिश्ते सुधार ले तो वो इस कब्जे को मान्यता दे देंगे, और मोरक्को ने ऐसा ही किया। यानी अब मोरक्को के इस कब्जे पर अमेरिका का ठप्पा लगा हुआ है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी हो गई है। पर ये समस्या उतनी भी बड़ी नहीं है जितनी हमारे अगले बॉर्डर की है। ये एक ऐसा बॉर्डर है जो बदलता ही रहता है। टर्की सीरिया बॉर्डर। टर्की और सीरिया के पास यूं तो एक फिक्स्ड बॉर्डर है, लेकिन सारा मामला जो फंसा हुआ है वो है सुलेमान शाह की कब्र का। ऑटोमन साम्राज्य जो आज के टर्की और सीरिया के इलाकों से मिलकर बना था, उसकी नींव रखने वाले उस्मान गाजी के दादा थे, जिनकी यूफ्रेट्स नदी में डूब जाने से मौत हो गई थी, और फिर यहीं पर उनकी याद में कब्र बनाई गई। लेकिन फिर ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया और 20वीं सदी की शुरुआत में टर्की और सीरिया को फ्रांस ने दो अलग देशों में बांट दिया। लेकिन फिर टर्की ने कहा कि उनके पूर्वज की कब्र अब सीरिया के हिस्से में आ गई है। फ्रांस दोबारा से बाउंड्री नहीं बनाना चाहता था, इसलिए 20 के दशक में उन्होंने फैसला किया कि इस कब्र के आसपास की जमीन तुर्की के हिस्से की होगी। यानी सीरिया के बीचों बीच तुर्की के पास एक जमीन थी जिस पर उनका कंट्रोल था। यहाँ पर उनके गार्ड्स हमेशा मौजूद रहते थे। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर 70 के दशक में हाफिज अल असद जो सीरिया के तानाशाह थे, उन्होंने फैसला किया कि इस नदी पर एक डैम बनाया जाएगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। लेकिन परेशानी ये थी कि इससे कब्र पानी इकट्ठा होने के कारण डूब जाती। ये फैसला लिया गया कि इस कब्र को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, और फिर इस कब्र को तुर्की ने 85 किलोमीटर दूर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर दिया। तुर्की चाहता तो इसे तुर्की में ही शिफ्ट कर देता, पर कोई भी देश अपने हिस्से की थोड़ी सी भी जमीन क्यों देगा। अब भी सब सही चल रहा था, लेकिन फिर आईएसआईएस ने अपने पैर सीरिया में जमाने शुरू कर लिए और धीरे धीरे वो इस इलाके तक भी पहुंच गए जहां ये कब्र थी। तुर्की को डर था कि आईएसआईएस इस कब्र को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए उन्होंने ये कब्र एक बार फिर शिफ्ट की और इस बार अपने बॉर्डर के बिल्कुल करीब ले आए। लेकिन अब भी यह कब्र सीरिया में ही थी। अब आईएसआईएस के खात्मे के बाद यह कब्र फिर से शिफ्ट होकर अपनी पिछली लोकेशन में जाने वाली है। अगर आप भी बाकी लोगों की तरह ये सुनकर अपने बाल नोच रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी तो हम अपने आखिरी बॉर्डर की तरफ नहीं पहुंचे हैं।
साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है क्योंकि दुनिया भर के 30% ट्रेडिंग शिप्स यहीं से होकर गुजरते हैं। इंटरनेशनल रूल्स ये कहते हैं कि हर देश अपने बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल्स के वाटर को क्लेम कर सकता है, जिस वजह से साउथ चाइना सी के अलग अलग हिस्सों पर इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और ताइवान दावा करते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन फिर पिक्चर में आता है चीन। चीन को तो जैसे हर जगह कब्जा करना है, इसलिए उसने साउथ चाइना सी को भी नहीं छोड़ा। जहां हर देश अपने यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स पर हक कमाता है, चीन ने साफ कह दिया है कि इस पूरे सी का 90% हिस्सा उसका है। चीन ने इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी है, उसने बस ऐलान कर दिया है कि हिस्सा उसका है। इस इलाके पर कब्जा करने वाले सभी देश चीन से कमजोर हैं, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और अमेरिका और यूएन की हालत तो आप जानते ही हैं, इसलिए चीन इस इलाके पर एक सड़क छाप गुंडे की तरह आधिपत्य जमा कर बैठा है। साउथ चाइना सी में सिर्फ पानी नहीं है, आइलैंड्स भी हैं। कुछ आइलैंड्स तो ऐसे हैं जिन पर 5 देश दावा करते हैं, लेकिन चीन ने उन्हें भी हथियाकर उन पर मिलिट्री बेसिस और लैंडिंग स्ट्रिप्स बना लिए हैं। जिन इलाकों पर चीन के बाद बेस बनाने के लिए कोई आइलैंड नहीं है, वहां पर चीन समुद्र के नीचे से रेत खोदकर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। ये आइलैंड्स जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, चीन वहां पर अपने मिलिट्री बेस बनाने लग जाता है। इस वक्त तक चीन 1300 एकड़ जमीन के आइलैंड्स बना चुका है और चीन रोज 3 सही 1/2 एकड़ की स्पीड से यहाँ आइलैंड्स बना रहा है। इसके अलावा कई बार ऐसी खबरें आई हैं जब फिलीपींस या वियतनाम के मछुआरों को चीन ने उन्हीं के इलाकों से अपनी शिप्स का डर दिखाकर भगा दिया, जो साफ दर्शाता है कि चीन यह मान चुका है कि साउथ चाइना सी का 90% हिस्सा उसका है और इस बारे में कोई भी देश कुछ नहीं कर सकता। साउथ चाइना सी चीन को दुनिया भर के ट्रेड को कंट्रोल करने के साथ साथ इन देशों के बॉर्डर पर सीधा एंट्री देता है, जो आने वाले वक्त में एक प्रेशर पॉइंट की तरह काम कर सकती है। आने वाले समय में कोई बात बिगड़ती है या ये देश चीन को किसी भी बात से नाराज करते हैं, तो चीन को इनमें से किसी भी देश पर हमला करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस मुद्दे को कई बार यूएन में उठाया जा चुका है और भारत भी इसको लेकर काफी गंभीर है, पर क्या कभी कुछ हो पाएगा, कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।